शादी के बाद की जितनी भी रस्में थी सारी रस्में हो जाती हैं। बाद में दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है और अब बारी थी लड़के की उस कमरे में जाने की। लड़का कमरे में जाता है, जाकर अपनी दुल्हन के पास बैठ जाता है, उससे शुरुआत में बातचीत करने की कोशिश करता है और फिर उसके घूंघट को उठा देता है। जब वो उसके घूंघट को उठाता है तो वो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और अब वो लड़की उसकी बीवी थी। वो कहने से पीछे नहीं हट पाया, यानी कहे बगैर नहीं मान पाया। उसके मन ने उसे अलाउ नहीं करा कि तुझे कहना ही पड़ेगा। उसके मन ने उससे बोल दिया कि तुझे कहना ही पड़ेगा। और वो अपनी दुल्हन को देखकर तुरंत बोलता है कि वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, और तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूं। तुम सच में ही बहुत सुंदर हो। जैसे ही दुल्हे ने दुल्हन से ये बात बोली तो दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुल्हन की आंखों में आंसू आते हैं। लड़के उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे सहलाकर बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो, मेरे पास सब कुछ है, मैं जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखों से एक भी आंसू मत निकालो। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू और भी ज्यादा आते हैं। उसके गाल पर से आंसू लुढ़क कर नीचे जा रहे थे। फिर वो लड़की उस लड़के से बोलती है कि आज मैं तुम्हारी हूं, जो कुछ भी तुम मेरे साथ आज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कल को मेरी लाश को मेरे मायके वालों के पास पहुंचा देना। लड़के ने जैसे ही इस बात को सुना, दूल्हे ने जैसे इस बात को सुना तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। अब वो उस लड़की से जिद करता है कि असल में पूरा मामला क्या है, कैसे भी करके अब तुम मुझे ये मामला बता दो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतना खर्चा किया है, तुम्हें शादी करके मैं यहाँ लेके आया हूँ, समाज में मेरी इज्जत है और तुम मुझसे ऐसी बात बोल रही हो। फिर दोस्तों वो लड़की इस दूल्हे को एक कहानी सुनाती है और वो कहानी जिसने भी सुनी वो हर इंसान चौंक गया, क्योंकि ये लव स्टोरी, एक कहानी ही बड़ी अपने आप में अजीब है। बस्ती में एक जगह लगती है गौर, और उसी गौर में 4 लड़कियां बीएससी की स्टूडेंट रोज गौर से बस्ती पढ़ने के लिए जाया करती थी। साइंस की ये स्टूडेंट थी। जब ये कॉलेज जाया करती थी तो इनके रास्ते में एक पुल पड़ता था। उस पुल पर तमाम लोग रोज खड़े रहते थे। कोई टहलने के लिए आता था तो कोई वहां पर अपने फोन से सेल्फी लेने के लिए आता था, तो कभी कभी कुछ लोग वहां पर मछली भी पकड़ा करते थे। अब ये लड़कियां कॉलेज जाती दफा जब वहां से गुजरा करती थी तो ये भी अपनी मौज मस्ती में वहां से निकला करती थी। कभी ये भी सेल्फी लिया करती थी, कभी ये भी वहां पर घूमा करती थी। अब एक दिन ये देखती है कि वहां पर एक लड़का था जो मछली पकड़ रहा था। ये उसे देखती है, वो मछली पकड़ने में इतना माहिर था कि जब भी कांटा फेंक रहा था हर बार उसके कांटे में कोई ना कोई मछली फंस ही जा रही थी। अब ये चारों लड़कियां उस लड़के के पास जाती हैं और इनमें से एक लड़की जिसका नाम था सीमा, वो बोलती है कि मुझे भी तुम मछली पकड़ना सिखा दो। अब वो लड़का बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लड़का इस लड़की के यानी कांटा अंदर फेंकता है और जब कांटा खींचने लगता है उसे लगता है कि मछली इसके अंदर फंस चुकी है। वो इस लड़की से बोलता है कि अब तुम इसे खींच दो। लड़की ऐसा कर देती है और लड़की ऐसा करने के बाद अपने घर वहां से वापस चली जाती है। रास्ते में वो बातें करती जा रही थी कि तूने तो मछली पकड़ ली, तुझे तो मछली पकड़नी आ गई, ये वो ऐसी ऐसी बातें, इस तरह की बातें वो करती जा रही थी। लेकिन उधर उस लड़के का जो नाम था वो था सोनू निषाद। इस घटना के बाद में उस लड़के का रात दिन का जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर अगली सुबह तक सारी रात उसी ही लड़की के बारे में सोच रहा था। किस अंदाज में इसने उसका हाथ टच किया था, कैसे उसके बालों ने इसको छुआ था। इसके दिमाग में वही सारी फिल्मी बातें चल रही थी जो इसके साथ वहां पर हुई, यानी जब इसने उस लड़की को मछली पकड़ना सिखाया। अगला दिन होता है और ये लड़का तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। वो लड़कियां भी वहां पर आई हुई थी। वो लड़कियां चारों की चारों इसके पास जाती है, इससे बोल के आती है कि आज फिर तुम हमें मछली पकड़ना सिखाना, लेकिन फिलहाल तो हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से जब आएंगे तब तुम हमें मछली पकड़ना जरूर सिखाना। अब वो लड़का भी सहमत हो जाता है कि ठीक है, तुम कॉलेज से आओ और मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। लड़कियां वापिस आती हैं, इस लड़के के पास जाती हैं, देखती है लड़का वहीं पर है और मछली पकड़ रहा है। अब इन चारों लड़कियों ने उस लड़के से पूछा कि तुम यहां मछली क्यों पकड़ रहे हो, क्या मतलब है? तो वो लड़का बताता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम्हें अपनी माँ को कुछ दिन के लिए मछली खिलानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब वो लड़कियां उससे बोलती हैं कि ठीक है, चलो मछली पकड़ना सिखाओ मुझे आज दोबारा से। वो दोबारा से उसको मछली पकड़ना सिखा देता है, यानी फिर वो वही वाला काम होता है। आज फिर से वो उसको कांटा फेंकता है और वो लड़की से कांटा खिंचवा लेता है, यानी कि आज तो वो कांटा फेंकने के लिए पहले से ही तैयार था
उसे पहले ही पता था कि लड़कियां आएंगी और मैं उनके साथ में ऐसे ऐसे करूंगा, कांटा फेंक दूंगा और वो सीमा नाम की लड़की इस मछली को खींच लेगी। ये सारा सीन आज फिर होता है और वो मछलियां पकड़कर उससे थोड़ी सी बातचीत करके अपने घर वापस चली जाती है। अगला दिन फिर आता है, फिर उनकी मुलाकात उस लड़के से होती है और आज वो लड़का उन तीनों लड़कियों के लिए, चारों लड़कियों के लिए मछली खुद अपने घर से बना के लेके आया था। वो लड़कियां मछली खाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अब धीरे धीरे लड़के के मन में जो मोहब्बत वाला गुब्बारा था वो पूरी तरह से फूल चुका था। उधर लड़कियां की जो यानी सीमा की जो सहेलियां थी वो भी उसके साथ जैसे तैसे इतराया करती थी, उसके साथ मजाक किया करती थी कि हमें लग रहा है कि ये लड़का तुम्हारे साथ बिल्कुल प्यार में पड़ चुका है, कि देखो आज वो तुम्हें खाने के लिए मछलियां भी लेकर आया था। तो सीमा उनसे बोलती है कि वो मछली जो लेकर आया था, क्या वो मछली केवल मैंने ही खाई है? वो मछली तो तुमने भी खाई है, तो फिर तुम मुझे क्यों कह रही हो? वो भी तुम्हारे फोर्स करने के बाद मैंने मछली खाई है, वरना मैं तो उस मछली को खा भी नहीं रही थी। जैसे ही सीमा अपने घर जाती है तो अब उसके मन में भी वो सारे ख्याल फूटने शुरू हो जाते हैं। यानी अब कहीं ना कहीं सीमा और सोनू निषाद नाम का वो लड़का, इन दोनों में प्यार हो चुका था। अगले दिन इन दोनों की मुलाकात होती है तो इस रोज यानी अगले दिन वो लड़की सीमा खुद सोनू निषाद के लिए समोसे लेकर आती है। चारों लड़कियां और वो लड़का चारों पांचों बैठकर समोसे खाते हैं। बातचीत होती है, धीरे धीरे करते ही करते ये दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी शेयर कर लेते हैं। फोन नंबर शेयर करने के बाद में इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद में अब बातों ही बातों में वो लड़की उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, क्यों रोज ही मछलियां पकड़ते रहते हो, मछली पकड़ने के अलावा भी तुम्हारे पास कोई काम है क्या? तो वो लड़का उससे बताता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि तुम अपनी माँ को कुछ दिन के लिए मछली खिलाओ, शायद वो ठीक हो जाएगी। लड़की उससे बोलती है कि इसके अलावा भी और कोई काम तुम्हारे पास है? तो वो उसे बताता है कि वैसे तो हम मछली पकड़ने वाले हैं, यानी हम लोग मल्ला हैं और पास में एक गांव है जिसका नाम है बेतोहा, वहां का मैं रहने वाला हूं और डी फार्मा की मैंने पढ़ाई करी हुई है। डी फार्मा की पढ़ाई का नाम सुनकर सीमा बेहद खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये भी पढ़ा लिखा है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद में इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार के बाद ये लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। कई बार तो इनकी मुलाकात इसी पुल पर होती है और धीरे धीरे इधर उधर भी इन दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। लेकिन बात वही है कि इश्क जब होता है तो वो किसी के छुपाने से छुपता नहीं है। धीरे धीरे इस बात की जो भनक है वो सीमा के घर वालों तक पहुंच जाती है और एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी में 4-5 हट्टे कट्टे लोग आते हैं और वो सोनू निषाद को पकड़कर बहुत ज्यादा पीटते हैं और उससे बोलकर जाते हैं कि ये प्यार व्यार के चक्कर में तुम हमारे साथ मत पड़ो, हमारी लड़की के पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम्हें किसी दिन मार कर डाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इश्क का सारा भूत तुम्हारे सिर पर से एकदम से उतर जाएगा। अब जैसे ये लड़का इस बात को सुनता है, पीटता है, तो फिर वो बातचीत करता है, यानी सीमा से बात करता है, सीमा को इस बारे में बताता है। लेकिन बावजूद इसके उन दोनों का मिलना जुलना कम नहीं होता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, घर वालों को दोबारा से पता चलता है कि सीमा सोनू निषाद से मिलने के लिए गई थी। वो लोग दोबारा उसी पुल पर जाते हैं, उसे वहां पर बहुत मारते हैं, यहां तक कि नदी में कूद कर उस लड़के ने अपनी जान बचाई। अब ये लोग समझ चुके थे कि सीमा नहीं मानेगी, उधर सोनू निषाद भी नहीं मानेगा। तो अब ये सोनू निषाद के साथ एक चाल चलते हैं। वो लोग चाल चलते हैं, उसे एक झूठे छेड़खानी के झूठे केस में फंसा देते हैं और उसे जेल में भिजवा देते हैं, क्योंकि ये लोग दबंग थे। इनकी अच्छी खासी सरकार में, थाने में, पुलिस थानों में जान पहचान थी, इसीलिए झूठे केस में फंसाकर ये लोग उसको जेल में भेज देते हैं। उधर अपनी लड़की यानी सीमा की शादी की पूरी तैयारियां करवा देते हैं और पास में ही एक जिला पड़ता था बलरामपुर, वहां पर एक लड़के की तलाश की जाती है। लड़का भी इनकी तरह अच्छे खासे परिवार का था, दबंग था और उसका नाम था पंकज। और उस पंकज से इस लड़की की शादी करा दी जाती है और शादी के बाद जब दुल्हा यानी पंकज अपनी दुल्हन यानी सीमा के पास जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, उसके घूंघट को उठाता है तो उसकी सुंदरता देखकर वो मोहित हो जाता है। लेकिन फिर सीमा उससे कुछ ऐसी बात बताती है जिसके बाद में उसका दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाता है। सीमा ने उससे कहा था कि आज तो मैं तुम्हारी हूं, तुम्हें जो भी कुछ मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन कल को तुम्हें मेरी लाश मिलेगी और मेरी लाश को मेरे मायके तक पूछा देना। अब सीमा ने मजबूरी में उसे सब कुछ बता दिया, अपनी सारी बातें बता दी। अब सीमा की सारी बातें सुनने के बाद पंकज 5 मिनट के लिए उस कमरे से बाहर जाता है। जब पंकज बाहर से अंदर आता है तो वो अकेला नहीं था,
उसके साथ में सोनू निषाद भी था। सोनू निषाद को देखकर सीमा पूरी तरह से चौंक जाती है, हैरत में पड़ जाती है, उसकी आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत उठकर सोनू निषाद को गले से लगा लेती है। और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ कोई चाल है या मेरे साथ हो क्या रहा है। अचानक से सोनू निषाद यहाँ पर कहाँ से आ गए। फिर पंकज उसे एक कहानी सुनाता है। पंकज उसे कहानी सुनाता है कि खास मेरी शादी वाले दिन मेरे पास में सोनू निषाद आया था। असल में जिस दिन सीमा की शादी थी उसी दिन सोनू निषाद जमानत पर बाहर आ गया था। फिर सोनू निषाद अपने घर पहुंचता है, घर जाकर देखता है कि वहां पर शादी का कार्ड है और शादी के कार्ड के साथ में सीमा का लिखा हुआ एक लेटर भी है। सीमा ने उस पर लिखा हुआ है कि आज मेरी शादी है, शादी तो मेरी हो जाएगी, दुल्हन बनकर मैं बलरामपुर जाऊंगी भी, लेकिन उससे अगले दिन ही तुम्हें मेरी लाश मिलेगी और मेरी लाश को देखने एक बार जरूर आ जाना। जैसे ही सोनू निषाद जमानत से अपने घर जाता है, जाकर उसे ये लेटर मिलता है। इस लेटर को तुरंत देखने के बाद वो पूरी तरह से बिल्कुल परेशान हो जाता है, गाड़ी करता है और तुरंत बलरामपुर पहुंच जाता है और जाकर देखता है तो पंकज के पास, जब एड्रेस उसके पास पहले से ही था, पंकज के पास पहुंच जाता है, पंकज से मुलाकात करता है तो पता चलता है कि पंकज वही लड़का है जो उसके साथ लखनऊ में डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। अब पंकज ने सोनू निषाद को अपनी शादी में नहीं बुलाया था। जैसे ही पंकज ने गेट पर सोनू निषाद को देखा तो वो भी हैरत में पड़ गया कि ये मेरे घर कैसे आ गया, मैंने तो उसको शादी में बुलाया तक भी नहीं है। अब निषाद परेशान था, सोनू निषाद परेशान था, वो उसे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो फिर वो उसे लेटर दिखा देता है। अब पंकज की समझ में पूरा माजरा आ चुका था और पंकज के घर वाले भी मिलकर और निषाद के घर वाले भी मिलकर अब पंकज ने अपनी वाइफ यानी सीमा को निषाद के हवाले कर दिया, वो भी खुशी खुशी हवाले कर दिया। घर वाले आए और अब खुद पंकज के पिताजी ने बोला कि अगर कोई भी बात हो गई तो उस बात को मैं देखूंगा, यानी तुम्हारे घर वाले अगर नहीं मानेंगे, कोई केस करेंगे तो उस केस का जिम्मेदारी पूरी मैं लेता हूं, क्योंकि वो अपने आप में एक वकील भी थे। अब दोस्तों ये बड़ी रोचक कहानी है। जब मैंने इसको सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की कहानियां भी हमारे देश में ही होती हैं। अब आपकी राय क्या है इस कहानी के बारे में? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।